नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। महिला आरक्षण विधेयक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस पर आज राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद अब ये कानून हो गया। हालांकि अभी देश की 50% जो विधानसभाएं हैं वहां से इसे पारित कराना होगा, वहां से रजामंदी लेनी होगी, क्योंकि संविधान संशोधन कानून है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी बात यह भी है कि महिलाओं को राजनीति में सशक्त करने का जो एक दरवाजा है वो खुल गया है। आपको अच्छी तरह से याद है, संसद का जो विशेष सत्र हुआ था, उस विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया था। नया संसद भवन है, उस नई संसद भवन में जो पहला काम हुआ, सांसदों ने जो पहला काम किया, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित कराया था। इसके लिए बड़े पैमाने पर राजनीतिक सहमति बनी। लोकसभा में सिर्फ 2 सांसदों ने विरोध किया, जबकि राज्यसभा में इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। तो नारी को यानी महिलाओं को सशक्त करने का एक बड़ा कदम तो उठाया गया, लेकिन बड़ी बात, बड़ा सवाल यह है कि नारी को, महिलाओं को राजनीति में तो हमने सशक्तिकरण दे दिया, लेकिन महिलाओं के खिलाफ जो अपराध देश भर में हो रहे हैं वो कब रुकेंगे, उन पर लगाम कब लगेगी? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि उज्जैन की तस्वीर आप भूले नहीं होंगे। उज्जैन में जिस तरह से 12 साल की एक बच्ची 2.5 घंटे तक, जिस तरह से बलात्कार के बाद 2.5 घंटे तक मदद के लिए सड़क पर दौड़ती रही, वो अपने आप में न सिर्फ कानून व्यवस्था, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था, बल्कि मैं कहूंगा कि समाज के लिए भी बेहद शर्मनाक है। लेकिन सिर्फ उज्जैन की, मध्य प्रदेश की घटना अकेली नहीं है। राजस्थान में जयपुर सोचिए, जो राज्य की राजधानी है जयपुर ग्रामीण में एक महिला को बलात्कार के बाद बेदर्दी से जलाकर मार डाला गया। और ऐसी ही घटना पश्चिम बंगाल के 24 परगना में भी हुई। महिलाओं के साथ इस तरह से विभत्स बलात्कार की घटनाएं, और बलात्कार के बाद उनको जान से मार देना, उनको जला देना। राजस्थान में तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, एक बच्ची को तो जिंदा भट्टी में जलाया था और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ साल पहले जब निर्भया बलात्कार कांड हुआ था, पूरा देश दहल गया था, पूरा देश सड़क पर आ गया था, और जिस तरह का आक्रोश देश ने दिखाया था, उसके बाद सरकारों को मजबूर होकर, राजनीतिक पार्टियों को मजबूर होकर बलात्कार के खिलाफ कड़ा कानून बनाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद बलात्कार के मामले थम नहीं रहे हैं। बड़ा सवाल यह कि अब देश में जिन 3 राज्यों का मैंने जिक्र किया, उनमें से 2 राज्य चुनाव में जाने वाले हैं। एक राज्य राजस्थान है, जहां कांग्रेस की सरकार है, और एक राज्य मध्य प्रदेश है, जहां बीजेपी की सरकार है। सवाल यह है कि क्या इन राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनेगा? कांग्रेस को पूरा हक है कि वो बीजेपी से मध्य प्रदेश में सवाल पूछे, कानून व्यवस्था पर, महिला सुरक्षा पर सवाल पूछे। इसी तरह से राजस्थान में बीजेपी को यह अधिकार है कि राजस्थान अगर बलात्कार के मामले में नंबर 1 है, तो बीजेपी को यह पूरा अधिकार है कि वो इस मामले में अशोक गहलोत की सरकार को कटघरे में खड़ा करे। आज 2 टूक में हम यही सवाल उठाएंगे, और यह सवाल बेहद अहम है, यह चर्चा बेहद अहम है। आप देख रहे हैं मेरे दोनों तरफ जो आप आंकड़े देख रहे हैं, दोनों तरफ जो दरअसल आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, एक तरफ कहानी कहता है महिला सशक्तिकरण की, यानी महिलाओं को सशक्त करने के लिए किस तरह से नारी शक्ति अधिनियम को पारित किया गया, राष्ट्रपति ने दस्तखत किए, और दूसरी तरफ जो
जो आपको तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर दिखा रही है कि कैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि इन दो राज्यों की मैंने जिक्र किया, लेकिन तीसरा राज्य पश्चिम बंगाल भी है, जहां की मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं। तो सवाल यह उठता है कि जहां मुख्यमंत्री महिला हो, वहां पर कम से कम संवेदनशील सरकार क्यों नहीं दिखाई देती? सवाल छत्तीसगढ़ से भी हो सकता है, और सवाल देश की तमाम राज्य सरकारों से हो सकता है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इस मुद्दे पर विपक्ष को लेकर, यानी जिस राज्य में जिसकी सरकार है वहां पर तो वो खामोश रहते हैं, लेकिन जहां विपक्ष में होते हैं वहां उनकी आवाज में बड़ी खनक दिखाई देती है, और यही दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे संवेदनशील मामलों पर पूरा देश एक आवाज में क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि महिला आरक्षण जो विधेयक था उसमें वोट जुड़े थे, इसलिए हर राजनीतिक पार्टी उसके सपोर्ट में बटन दबाने में आ गई संसद में। लेकिन यह जो एकजुटता संसद में दिखाई दी, वही एकजुटता आखिर राज्यों में महिलाओं के खिलाफ जब अपराध होते हैं तो वो एकजुटता क्यों नहीं दिखाई देती? आज इन सब मसलों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, जरा देखिए जिन 3 राज्यों को लेकर आज मैंने फोकस किया, जिन 3 राज्यों की बात की, उन 3 राज्यों में किस तरह से प्रतिक्रिया हुई इन घटनाओं पर, ये सुनिए। उसके बाद आज की चर्चा, आज की डिबेट को शुरू करें। उज्जैन में जिसने अक्षम्भ जघन्य अपराध किया है मासूम बिटिया के साथ, वो अपराधी पकड़ा गया है। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बहुत घिनौनी हरकत है ये, ऐसा होने नहीं चाहिए किसी के भी साथ में। बेटी किसी की भी हो, ये तो मानव की है ना, किसी भी धर्म की बेटी है, वो हमारी बेटी है। वो मेरी भी बेटी होती तो मैं क्या करता, यही बोलता मैं कि उसको सज़ा देनी चाहिए। वही अगर गलती नहीं करी है उसने तो भगवान भोलेनाथ तो हमको विश्वास है वो बाहर आएगा, और अगर गलती करी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए। ममता दीदी ने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रेप का इंसिडेंट बढ़ रहा है, तो ये कहने से यानी लोग खुद जिम्मेवार हैं, ना कि सरकार या पुलिस के लोग जिम्मेवार हैं। एक लड़की की गर्दन काटकर पूल ऑफ ब्लड के अंदर खून के बीच में लाश मिली है जली हुई हालत में, ताकि उसका चेहरा ना पहचाना जाए। और ये 24 परगना बंगाल की घटना है, और ये घटना याद दिलाती है किस प्रकार से लगातार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो है वो बंगाल में पाए जा रहे हैं। और ममता दी जो माँ माटी मानुष की बात करती थी, आज उन्होंने उस देवी क्षेत्र को बॉम्ब, बुलेट और बेटी के साथ अन्याय में बदल दिया है, जो कि इन सब चीज़ों से स्थापित होता है। ममता बनर्जी ऐसे हिपोक्रेट क्यों हो रहे हैं कि अपना राज्य में कोई भी मरे कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब ठीक है, और बाहर का राज्य में कोई मरेगा, कोई बच्ची मरेगा तो हमको मोमबत्ती लेकर रास्ते में मिছিল करना पड़ेगा। आपका ये विचारिता, आपका ये हिपोक्रेसी ममता बनर्जी पता चल गया है। कोई भी क्राइम हो, इस क्राइम में राजनीति ढूंढने की जगह नहीं है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगा। हमारे बंगाल में इन्वेस्टिगेशन होती है और पनिशमेंट भी मिलता है। जब वहां पर टीएमसी अर्थात तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर की सरकार चल रही है,
ये वही तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर की सरकार है जिसने जब सत्ता में ये लोग फिर से एक बार आए 2021 में, तो पोस्ट पोल वायलेंस के नाम पर कई महिलाओं के साथ रिवेंज रेप की घटनाएं। आज राजस्थान में वो नारा लगाती है ना प्रियंका वाड्रा जी, लड़की हूं तो लड़ सकती हूं। आपको पता है राजस्थान की महिलाएं क्या कह रही हैं? राजस्थान की महिलाएं कह रही है, लड़की हूं तो क्या राजस्थान में बच सकती हूं। रेप पीड़िता के साथ रेप जब हुआ, वो पुलिस को अप्रोच करती है, राजस्थान पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है, 164 में अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाती है और कहती है मेरे साथ ये जुल्म हुआ। और राजस्थान की पुलिस, जाहिर सी बात है जब राजस्थान के मुखिया ही बलात्कारियों को बचाने के लिए सारे हथकंडे करते हो, तो राजस्थान की पुलिस उनकी शिकायत को अनसुना अनदेखा करती है। मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए, आप राजस्थान में नहीं बोलिए, आप बंगाल में देखिए, आप बिहार में देखिए, आप यूपी में देखिए, आप मध्य प्रदेश में देखिए, कहीं पर भी अगर महिला के खिलाफ अत्याचार होता है वो गलत है, वो दुष्कर्म है, वो पाप है। लेकिन पुलिस और प्रशासन क्या करता है, सारी बात आकर इस पर टिक जाती है। तो आपने सुना तमाम राजनीतिक आवाजें, और साथ साथ एक आवाज और भी थी, और शायद ऐसी ही आवाजों की देश को जरूरत है। वो उज्जैन के जो बलात्कार का आरोपी है उसका पिता था, और पिता ये उम्मीद जता रहा था कि उसका बेटा निर्दोष निकले, लेकिन साथ साथ पिता ने यह भी कहा कि अगर वो निर्दोष नहीं है तो उसे फांसी होनी चाहिए, क्योंकि बच्ची तो किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है और किसी की भी हो सकती है। सवाल यह है कि यह भाव राजनीतिक पार्टियों में क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों अपराध के मामले में, महिला अपराध के मामले में राजनीतिक छींटाकशी तो होती है, लेकिन एक भाव नहीं दिखाई देता कि हम इस अपराध के खिलाफ हैं। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल जो मेरा आज है वो सवाल आपके सामने है। महिला आरक्षण तो मिला, लेकिन ये जो भक्षण हो रहा है ये कब रुकेगा? इसी को लेकर मेरा आज का सवाल, दो टूक में मेरा आज का सवाल, महिलाओं को मिला आरक्षण पर कब रुकेंगे बलात्कार, कब रुकेगा भक्षण? सवाल एक बार फिर, महिलाओं को मिला आरक्षण पर कब रुकेंगे बलात्कार, कब रुकेगा भक्षण? ये मेरा सवाल, और इसकी चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ 5 मेहमान आज की इस डिबेट में जुड़ेंगे। आइए पांचों मेहमानों का परिचय मैं करवा देता हूं। मेरे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा जी। मेरे साथ राहुल लाल जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी। मेरे साथ साथ गार्गा चट्टोपाध्याय जी जुड़े हैं, पश्चिम बंगाल के राजनीतिक विश्लेषक हैं गार्गा चट्टोपाध्याय जी। मेरे साथ योगिता भायना जुड़ी हैं, महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, बलात्कार को लेकर बहुत सक्रिय रूप से आवाज़ उठाती हैं उसके खिलाफ। और मेरे साथ अंबर जैदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत मैं राहुल लाल आपसे ही करता हूं। राहुल लाल, आपको लगता है कि राजस्थान में बलात्कार एक बड़ा मुद्दा बनना चाहिए? क्योंकि एनसीआरबी के डेटा के अनुसार राजस्थान लगातार 3 साल से महिलाओं के बलात्कार के मामले में नंबर 1 है। किसी भी राज्य को नंबर 1 होने पर खुशी होनी चाहिए, लेकिन यह एक ऐसा डेटा है जो आपको खुशी नहीं देता बल्कि शर्मसार करता है। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि ये जो जयपुर में जो सामने आई घटना, वो अपने आप में बहुत विभत्स घटना है, और ऐसी विभत्स घटनाओं की लंबी फेहरिस्त है राजस्थान में। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, महिला के साथ अन्याय के मामले पे उसे बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा बनना चाहिए, और मैं ये मानता हूँ जिस भी प्रदेश में जो विपक्ष हो उसे काफ़ी प्रमुखता के साथ उस मामले को उसे उठाना भी चाहिए। इसलिए आपने जो शुरुआत में कहा कि चाहे राजस्थान का मामला है, भारतीय जनता पार्टी उठाती है अगर उस मामले को, ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। और मध्य प्रदेश का मामला है, कांग्रेस उसे उठाती है तो उसे भी मैं बिल्कुल स्वागत योग्य कदम मानता हूँ। चूँकि देखिए,
अंततः महिलाओं की आवाज बुलंद होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है। इसलिए ये मुद्दा बनना चाहिए, इसमें किसी को इनकार नहीं है। और हमारे नागरिकों को खुद इस मामले पे अब एक्टिव होने का मामला है। देखिए, हम लोगों ने देखा निर्भया का घटनाक्रम, उस जमाने में भी हम लोगों ने देखा कि वो लोग सड़क पे मदद मांग रहे थे और लोग मदद देने के लिए नहीं आ रहे थे। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन विफल हुई उज्जैन के घटनाक्रम में, और साथ में साथ हमारा नागरिक समाज भी विफल हुआ। तो इसलिए भूमिका हर किसी को, हर राजनीतिक दल को, हर सरकार को, पुलिस को, समाज को, हर किसी को अपने अपने भूमिका के बारे में विचार करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं महिला सुरक्षा एक ऐसा मामला है हाल के समय में। क्या राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को भी अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए पुनर्विचार। क्या प्रियंका जी को भी पुनर्विचार करना होगा, जो उत्तर प्रदेश में कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं? क्या उन्हें राजस्थान में जाकर ये नारा लगाना चाहिए, लड़की हूं लड़िए और मैं आपके साथ खड़ी हूं? ये भाव उनका राजस्थान में भी रहता है। देखिए, राजस्थान में देखिए मतलब मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, बिल्कुल रहता होगा, क्योंकि उनके दिल में क्या रहता है ये मैं तो नहीं जानता, आप शायद जानते होंगे। लेकिन मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, रहता है तो दिखता क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में तो दिखता है, मणिपुर को लेकर दिखता है, लेकिन अगर जयपुर में है, राजस्थान को लेकर है तो दिखता क्यों नहीं? देखिए, 2-3 चीजें मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। काफी अच्छा सवाल है ये, इस सवाल का जवाब जाना भी चाहिए। देखिए, आप जब वहां पे सत्ता में हैं तो वो वहां पे धरना प्रदर्शन करने के लिए तो नहीं जाएंगी। वहां पे सीधे वहां पे मुख्यमंत्री को, नहीं मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री को निर्देश दिया जाएगा। नहीं, वहां पे तो भाई हमारी वहां पे जब कांग्रेस की सरकार है, वहां पे आप अपने सरकार को निर्देश देंगे कि त्वरित तौर पे पीड़ितों को न्याय मिले। और इस मामले में अगर मैं कहूं, देखिए कई मामलों में ये चीजें हुई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई जगह पर आप देखिए पीड़िताओं से मिलते हैं, पुलिस कई जगह पे एक्शन लेती है। हाँ, कुछ घटनाक्रम में पुलिस के इन्वॉल्वमेंट रहे हैं, वहां पे भी दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो रही है। ये देखिए, आपको ये अप्रोच रखना पड़ेगा। अब साथ ही साथ अगर मान लीजिए विपक्ष मध्य प्रदेश के मामले में, उज्जैन के घटनाक्रम में अगर ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई पुलिस क्या कर रही थी, सतना में रिपोर्ट दर्ज हो गया था, आपने उसको क्यों नहीं गंभीरता से लिया? मैं तो खुद देखिए, जो पुजारी जी जिन्होंने कि उनको अंततः महिला के बारे में पुलिस को सूचना दी, उनका बयान भी मैं सुन रहा था। राहुल शर्मा जी जो हमारे हम नामी हैं, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने 100 नंबर को कई बार कॉल किया, कॉल नहीं उठाया गया, कॉल काट दिया गया। उनके मंदिर में चूंकि कई वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी आते थे, तो वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों के परिचय के आधार का उन्होंने प्रयोग किया, फिर पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस एक्टिव हुई। ठीक है, आप जो मैं एक मिनट चारू जी, टेक्निकली मैं सही कर दूं आपको, तकनीकी रूप से आपको सही कर दूं। उन्होंने कहा 100 नंबर पर फोन मिला है, नहीं मिला। उन्होंने उसके बाद महाकाल जो पुलिस क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने फोन मिला है, तो वो भी तो ये 100 नंबर और महाकाल, उन्होंने किसी अधिकारी को निजी तौर पर फोन नहीं किया। पुलिस अधिकारी ने फोन किया, राहुल जी, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं मेरी डिबेट में तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं, उनका बयान पूरा मैं सुनकर आ रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि 100 नंबर पे नहीं उठाया, लेकिन उसके बाद महाकाल का जो वहां पे महाकाल क्षेत्र है, वहां के उन्होंने पुलिस जब फोन किया, लेकिन ठीक है, मैं कह रहा हूं एक मिनट रुकिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, इस बात से कि मध्य प्रदेश में जो हुआ उसमें भी चूक जो है, लापरवाही पुलिस की दिखती है ना। ये सब चीजें हर राज्य में मुझे दिख रही है। मैं तो हर राज्य को लेकर एक मिनट, लेकिन दिक्कत क्या है ना राहुल लाल जी, जितनी संवेदनशीलता के साथ और जितने पैशन के साथ आपने उज्जैन को लेकर कहा, उतने ही आपने बड़ी चतुराई के साथ और बल्कि मैं कहूंगा बड़ी बेशर्मी के साथ आपने कहा। एक मिनट, मैंने जयपुर के मामले को भी स्वीकार किया, नहीं होना चाहिए वो घटनाक्रम। लेकिन आपने उतनी चतुराई के साथ अशोक गहलोत को, एक मिनट, अशोक गहलोत को आपने फ्री मूवमेंट फ्री चिट दे दी कि भैया वो मिलते हैं और वो बड़ा एक्शन लेते हैं। मेरे पास उसका भी डेटा है, कितना मिलता है, कितना, एक मिनट, कितना मिलते हैं, कितना करते हैं, मैं उस पर भी बात करूंगा। एक मिनट रुकिएगा योगिता जी, चारू जी पहले रिस्पॉन्ड कर ले, फिर मैं आता हूं। चारू जी एक लाइन और बोल लूं केवल? बोलिए जल्दी से। मैं केवल एक चीज ये कह रहा हूं, देखिए जो आंकड़े मध्य प्रदेश के भी महिलाओं से संबंधित एनसीआर, मैं मध्य प्रदेश में भी डिबेट करूंगा। एक मिनट रुकिए, राजनीति मत कीजिए, राहुल राजनीति मत, राहुल लाल प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस मुद्दे पर राजनीति मत कीजिए। अब आप मुझे मध्य प्रदेश का, मेरे पास मध्य प्रदेश के भी आंकड़े, राजस्थान के भी आंकड़े हैं, और मैं मध्य प्रदेश के आंकड़े भी गिनाऊंगा, उस पर भी सवाल पूछूंगा।
लेकिन आप जो अशोक गहलोत को जो है उनका पाप छुपा रहे हैं और मध्य प्रदेश में सवाल उठा रहे हैं, आपको हक नहीं दूंगा। मैं उठाऊंगा सवाल, योगिता बायना उठाएंगी, अंबर जैदी उठाएंगी, गारगा जी को उठाने की इजाजत दूंगा। लेकिन अगर आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देंगे तो मैं आपको मध्य प्रदेश में बात करने की अनुमति नहीं दूंगा। यह राजनीति कम से कम मेरे शो में मत करिए, आप सड़क पे राजनीति करिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। चारू प्रज्ञा बोलिए। ये राजनीतिक विश्लेषक है कहां से? ये तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो अशोक जी आप उनका टैग तो ठीक करिए कम से कम। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता कहां से ले गया? भाई भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के अनुसार हमें एक मिनट मेरा निवेदन है, राजनीतिक हम निजी टिप्पणी छोड़ देते हैं, वो कौन है कौन नहीं निजी नहीं है ना, कम से कम आप उनको क्लियर, उनका जो टैग है वो तो क्लियर होना चाहिए ना कि वो बिल्कुल ही प्रोटेक्शन मोड पे आए हुए हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। हम हैं, मैं तो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करती तो मैं बोल सकती हूँ, बट ये गलत बात है। मैं भी किसी पार्टी का मैं एक बार क्लियर कर दूं। देखिए मैं तो आज का जो पूरा सवाल है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं तो आज जब राजस्थान और उस पर बात कर रहा हूं, जैसे मैंने बीजेपी प्रवक्ता को बुलाया वैसे मैं कांग्रेस प्रवक्ता को भी बुलाऊंगा, मैं उसी तरह से जो है टीएमसी के प्रवक्ता। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये लोग मेरे सवालों को जवाब नहीं देते, मेरे सवालों से डर के भागे हुए हैं, इसलिए मैं तो बॉयकॉट लिस्ट में हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो उनके समर्थक हों, चाहे राहुल लाल समर्थक है, उनके समर्थकों को मेरा खुला मंच, आइए डिबेट कीजिए, मुझे उसमें एतराज नहीं है। तो राहुल लाल, अब हम ये निजी छोड़ करके मुद्दों पर आ जाते हैं। चारू प्रज्ञा आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मुझे उज्जैन पर भी आपसे सवाल पूछने, बोलिए। अशोक जी नमस्ते। और राहुल लाल जी उतने ही राजनीतिक विश्लेषक हैं जितने मैं हूं, तो अगर मुझे आप विश्लेषक समझते हैं तो इनको समझिए और मुझे भाजपा प्रवक्ता समझते हैं तो इन्हें समझिए। एक मिनट गारगा, आपके यहाँ से थोड़ा सा वॉइस आ रही है, थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा जी, प्लीज। हाँ गारगा जी चारू जी। थैंक यू अशोक जी। राहुल लाल जी ने अपनी बात शुरू करते समय ही कह दिया था क्यों ना हो राजनीति, राजनीति होनी चाहिए, और इसी बात से मैं बिल्कुल समर्थन नहीं रखती अशोक जी। क्यों होनी चाहिए राजनीति? क्या महिला ज्योग्राफी देखकर नेता डिसाइड करेंगे, लोकेशन देख के नेता डिसाइड करेंगे कितना आउटरीच होना चाहिए, और आउटरीच का सिलेक्टिव होना चाहिए? ये प्रॉब्लम हो चुकी है कांग्रेस की, कांग्रेस के समर्थक की, इंडी ब्लॉक के समर्थनों की। ये बहुत गलत बीमारी लग चुकी है इन लोगों को, क्योंकि जब ये आकर खुलेआम आपके शो पर, डीडी न्यूज पर कह सकते हैं क्यों ना हो राजनीति, राजनीति होनी चाहिए, मुझे लगता है परेशानी यहीं से शुरू होती है। आप बिल्कुल एक बात ठीक कहें कि नेगेटिव क्यों मानते हैं? राजनीति को पॉजिटिव नहीं, मैं नेगेटिव मान रही हूँ। नहीं, आपके लिए हो सकता है, आप मेरे बीच में मत बोलिए, आप मेरे बीच में मत बोलिए, क्योंकि मेरे लिए ये विषय राजनीति का विषय नहीं है। मेरा एक इंटरवेंशन है, मुझे लगता है महिला अपराध और रेप जैसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। मुझे लगता है सवाल हर एक से पूछिए, बीजेपी से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, हर पार्टी से पूछिए, टीएमसी से पूछिए। लेकिन राजनीति जब हम कहते हैं तो देश में जानते हैं राजनीति आर्ट, इसलिए राजनीति ना करें बेहतर अच्छा है। हाँ, सवाल पूछने के लिए आप कहेंगे उसका स्वागत है। हाँ चारू जी अपनी बात बोलिए। जी धन्यवाद अशोक जी। एक बात और है, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की जो बच्चियां हैं ना, जो महिलाएं हैं, वो कहानियां बनकर रह जाती हैं, और इससे तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना राजनीतिक दलों को। अगर उनको लगता है कि केवल इन लड़कियों का नाम वो अपने डिबेट्स में ले और अपने भाषणों में ले और उसके बाद उन बच्चियों को भूल जाए, क्या ये इंसाफ है उनके लिए? मैं आपको एक अप्रोच में डिफरेंस बताना चाहती हूँ अशोक जी, और क्योंकि आज आप महिला अपराध डिस्कस कर रहे हैं, पहले तो जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री का राहुल जी साथ दे रहे हैं, वो भूल जाते हैं इस प्रदेश से देश के 22% रेप के केसेस आते हैं। 22% मतलब करीब करीब 1/4 केस। इन सब केसेस के बाद आपको लगता है एक्शन लिया जाता है? एक्शन क्या लिया जाता है मैं आपको बताती हूँ। एक इनके एमएलए हैं जो सदन में खड़े होके, असेंबली में खड़े होके ये कहते हैं कि महिला अपराध राजस्थान में बढ़ रहा है, इसके बारे में चिंता करनी चाहिए, उसको तो नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक दूसरे इनके नेता खड़े होके कहते हैं कि तो क्या हुआ, रेप में नंबर 1 है हमारा प्रदेश, ये तो पुरुषों का प्रदेश है, मतलब पुरुषों का अपमान करना, प्रदेश का अपमान करना। नहीं, और आगे बढ़ रही हूँ अशोक जी, 30 सेकंड का समय और दीजिए। आपने राहुल जी को बहुत समय दिया। नहीं, मेरे बीच में मत बोलिए, मेरे बीच में मत बोलिए। मैं अब अप्रोच की बात कर रही हूँ। देखिए, मैं केस टू केस कंपैरिजन जो ये विपक्षी प्रवक्ता करते हैं, मैं ये करने में विश्वास नहीं रखती। हर बच्ची हमारी है और हर किस्सा उतना ही भयानक है। रोज सुबह उठ के जब मैं ऐसी खबरें देखती हूं, पढ़ती हूं ना, मैं आपको सच बता रही हूं, मेरा दिल बैठ जाता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अप्रोच में मैं आपको फर्क बताती हूं। शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। शिवराज जी के पास जब ये केस पहुंचता है, एकदम से वो जिम्मेदारी लेते हैं और कहते हैं हम इंसाफ दिलाएंगे इस बच्ची को, हम इंसाफ दिलाएंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं।
यही किस्म की बातें जब गहलोत जी राजस्थान मुख्यमंत्री के सामने जाती है, पता है वो क्या कहते हैं? कहते हैं क्योंकि रेपिस्ट को आपने फांसी पे टांगना शुरू कर दिया ना, इसीलिए अब रेपिस्ट रेप के बाद हत्या भी कर देता है। नहीं, ये मैं आपको अप्रोच बता रही हूँ। ममता दीदी तो इससे एक कदम और आगे है। ममता दीदी एक कदम आगे जाके कहती है लड़की की ही गलती होगी। मैं उस पर भी बात करूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं इन सब बातों पे। और जो मुख्यमंत्री ने कहा उस सवाल पर भी मैं जरूर जो है योगिता जी से और अंबर जैदी से जरूर मैं अप्रोच की बात कर रही हूं। आपकी बात अप्रोच की बात जो है, मैं आपसे उससे 100% सहमत हूं। राजस्थान विधानसभा के अंदर जिस तरह से शर्मनाक बयान दिए कि वो अप्रोच दिखाता है, लेकिन सवाल अप्रोच के तो ये भी आता है ना चारू जी। लोग ये कहते हैं कि भाई जब आपके सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगते हैं तब जो है पार्टी चुप हो जाती है, नहीं वो उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, उनके खिलाफ बड़ा ढीला एक्शन होता है, समय तक एक्शन नहीं होता। तो वो भी तो लगता है कि अप्रोच वहां पर क्यों नहीं बीजेपी की अप्रोच एक्टिव दिखाई देती। और अशोक जी, आप मुझसे सीधा सीधा ये सवाल पूछ रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि वरना इसको बीच में घुमाकर विश्लेषक लोग कह देते हैं। देखिए, क्या बृजभूषण जी के खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई है? जो धरने पे बैठे थे क्या वो विक्टिम्स थे? तो आप इस तरीके के किस्से को एक बेंचमार्क बनाकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भाई, एक इन्वेस्टिगेशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के दौर पर शुरू हुआ है। नहीं, आई स्टैंड बाय दिस। भाई, कंप्लेंट्स तो बहुत। आप कह रहे हैं कि जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया हमारे देश के लिए वो झूठ बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं क्या वो बला, मतलब आप कह रहे हैं वो विक्टिम है भी कि नहीं? आप सीधा सीधा सवाल उठा रही हैं। क्या उन्होंने से किसी ने भी कहा कि वो विक्टिम है? नहीं, योगिता जी देखिए, हेयरसे पर आप मत जाइए। क्या FIR वापस नहीं ली गई? क्या FIR वापस नहीं ली गई? आप दोनों सुनिए, मैं आप बिना प्रूफ के, बिना तथ्यों के, क्योंकि किसी ने शोर मचाया, ऐसी बातें आप नहीं कर सकते। और आप जाते हैं उसमें भी एक राजनीतिक एंगल है। आप भी जानती है उसमें एक राजनीतिक एंगल है। आप दोनों एक मिनट, चारों जी, योगिता जी एक मिनट रुकिए, योगिता जी एक मिनट रुकिए, योगिता जी प्लीज। आप लोग कैसे डिबेट कर रहे हैं ऐसे संवेदनशील मसले पर? योगिता जी प्लीज, मैं आपको एक एक करके, आप दोनों लोग इस पर डिबेट करना चाहते हैं, मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरा मानना है एक एक करके हम बोले तो ज्यादा बेहतर है। मैं फिर कह रहा हूं, संवेदनशील मसला है और इस मसले पर अगर महिलाएं ही एक दूसरे से, आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, फैक्चुअल आप एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मुझे खुलकर बहस करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि एक एक करके अपनी बात करें। योगिता जी, आप अपना पॉइंट रखिए, फिर मैं चारू जी आपको मौका देता हूं काउंटर करने। योगिता जी। मैं अशोक जी बस ये कह रही हूँ कि आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि बृजभूषण आपकी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, कुलदीप सिंह सेंगर था, कितनी मतलब मेहनत लगी उसको अंदर कराने में, और बृजभूषण को तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, आपको भी मालूम है। और रेसलर्स झूठे हो गए, मतलब इससे बड़ी शेम मैंने नहीं सुनी। बहुत दिन के बाद बहुत ही शर्म आ रही है सुन के कि रेसलर्स हमारे झूठे हैं जो हमारे लिए नहीं, आप प्रूफ दीजिए ना। चारू जी प्लीज, योगिता जी एक मिनट। जो चारू जी ने कहा, जो मैंने सुना, मैं अभी चारू जी को लिखा, उन्होंने एक पॉइंट उठाया, वो कह रही कि जो लोग बैठे थे वो खुद विक्टिम नहीं थे, वो किसी और का केस रेफर, शायद ये कहना चाह रही थी। अब आप अपनी नहीं, वो थे, उसमें काफी विक्टिम्स थे और मैं खुद वहां थी और मैंने इंटरेक्शन की। एनीहाउ, मैं ये कह रही हूँ कि भारत देश की बच्चियां हैं, हमें उनको बांटना नहीं है। ये चारू जी ने बहुत अच्छी बात शुरू में रखी और मैं उस बात से पूरी सहमत हूँ कि आप बेटियों को मत डिवाइड कीजिए। एक एक्शन प्लान तो है ही नहीं किसी के पास। ये चाहे उज्जैन हो, आज एक बड़े चैनल ने खुलासा किया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा नेक्सस है, मध्य प्रदेश में भी है और राजस्थान में। आप बताइए किसको बुरा बोलेंगे? तो आप देखिए, एक्नॉलेज करने में कोई बुराई नहीं है। वी शेयर बॉर्डर, राजस्थान और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर है और एक ही जैसा कल्चर है। अगर रेप कल्चर राजस्थान में है तो मध्य प्रदेश सटा हुआ है, तो वो कल्चर सेम है। आप ये मत डिवाइड कीजिए कि यहाँ भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है। एक्शन क्या है? आप अपनी सरकार पे एक्शन करिए ना। तो ये नहीं कि आप बताइए, 8 किलोमीटर वो बच्ची चली, 8 किलोमीटर में आपकी पेट्रोलिंग क्या कर रही थी? वो सिटी है, वो दिन का समय है, वो रात भी नहीं है। तो आप सिस्टम ने फेल किया। और अगर समाज ही पूरी तरह से गलत है, जो कि गलत था क्योंकि उन्होंने अनदेखा किया, उस बच्ची को कपड़ा एक चीथड़ा तक नहीं दिया कि ओढ़ ले वो, तो समाज तो है ही है। पर क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? दे शुड रिजाइन। अगर वो एक बच्ची को जो चल रही है 8 किलोमीटर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो रिजाइन कर दे। योगिता जी रुकिए,
रुकिए योगिता, चारों जी रिस्पॉन्ड कीजिए जी। और ये बात मैं उस समय कहना चाह रही थी अशोक जी, जब मैं इंटरप्ट हो गई। मैं एक एटीट्यूड की बात कर रही हूँ। योगिता जी एक शब्द का इस्तेमाल करती है, रेप कल्चर। रेप कल्चर नहीं हो सकता हमारे देश में, ये कोई कल्चर नहीं है। हाँ, लेकिन ये कुछ लोगों को जो ये मानसिक बीमारी हो गई है ना, उनको समाज से उखाड़ के फेंक देने का काम हमारी सरकार को करना ही होगा, चाहे वो किसी भी प्रदेश की सरकार हो। लेकिन जो सरकार ऐसे केसेस का समर्थन करने लग जाए, उसको मैं बहुत ज्यादा गलत मानती हूं। मैं तीनों का कंपैरिजन कर रही थी और मैं फिर से बोलूंगी, एक मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेते हैं, कहते हैं इंसाफ दिलाएंगे। एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि हत्या इसलिए हो रही है क्योंकि अगर जिसका रेप किया वो बच्ची, वो महिला बच जाएगी तो कोर्ट में पहचान लेगी, इसलिए हत्या हो रही है, हत्या बढ़ रही है, उसको बिल्कुल नकारा कर दिया। और ममता दीदी कहती है लड़कियों की ही गलती होगी या कहीं। इस एटीट्यूड को, नेताओं के एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। और अशोक जी पता है आजकल केसेस कैसे सामने आते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए गए, एक को भट्टी में जला दिया गया, एक के चेहरे पर एसिड डाल दिया गया, एक को अलग ले जाकर इसलिए जलाया गया कि कोई पहचान ना पाए। अरे ये तो भयानक केसेस है। और इस सब के बाद अगर प्रियंका जी एक विक्टिम के घर जाके उसकी मां को गले लगा सकती है तो सबको लगाए, या तो किसी को ना लगाए, या तो वो फोकस करे एक्शन पे। और आप मुझे कह रहे थे शुरू में कि वो प्रोटेस्ट करने जाती है, कि प्रोटेस्ट करने की जगह है, एक पीड़िता का घर प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं हो सकती है। सुनिए, मैं इस डिबेट में बहुत गंभीरता से ये जो अगर मुद्दा उठा भी रहा है, मैं एक मिनट आऊंगा अंबर जी, जरा गार्गा जी। नहीं, और मैं बहुत सारे आंकड़े भी लाई हूं अशोक जी। मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा। नहीं सुनने यार, आंकड़े सुन के परेशान है, हमें आंकड़े पता है। चारों जी एक्शन प्लान बता दीजिए। ओके एक मिनट। मैं क्योंकि पश्चिम बंगाल का जिक्र है इसलिए मैं गार्गा जी के पास जा रहा हूं, फिर अंबर जैदी जी आपको भी मौका दूंगा। गार्गा जी, सवाल यही है कि मतलब एक तो रेप तो पूरे देश में हो रहे हैं, और दुर्भाग्य की बात है जो डेटा है, मैं तो फिर डेटा सब लोगों के पास होगा, मेरे पास भी जो डेटा है वो ये कहता है 2020 की तुलना में देश भर में जो रेप के मामले हैं वो करीब 20% बढ़े पूरे देश भर में। लेकिन कुछ विभत्स घटनाएं होती हैं जो हम देखते हैं। पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके जो कुछ बयान, पुराने बयान है, वो दिल को दर्द देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। थोड़ा सा राजनेताओं को आपको लगता है संवेदनशील होना पड़ेगा, तब शायद हम वास्तव में चीजें बदल पाएंगे। देखिए, नारी के विरुद्ध जो क्राइम है वो एक सबसे खराब टाइप का क्राइम से में परिगणित होता है। और जिस समाज में नारी अधिकार जितना है उस समाज में नारी के विरुद्ध क्राइम कम होता है, ये जाना पहचाना है। और एक समाज में नारी का अधिकार कितना है, प्लीज ऑडियो का एक मिनट अच्छा नहीं, आपका ऑडियो आ रहा है लेकिन अंबर जैदी शायद सुन नहीं पा रही हैं। मैं अपनी टेक्निकल टीम को अनुरोध करूंगा, अंबर जैदी को ऑडियो सबके नहीं मिल रहे हैं, जरा वो एश्योर कीजिए कि वो सुन पाए सबको। बोलिए गार्गा जी। ठीक है, तो एक समाज में नारी का अधिकार का एक इम्पोर्टेंट मानक है कि नारी का अपना शरीर के ऊपर कितना अधिकार है। मतलब जहां ज्यादा बच्चा पैदा होता है एक नारी का, उसका मतलब उसका ये इंटरनेशनल मानक है कि वहां वुमेन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट ये कम होता है। ठीक है, ये बहुत दुख की बात है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो हुआ उसमें डिलिमिटेशन ऐड किया गया, वेरी रिसेंट है। वहां डिलिमिटेशन में पुरस्कार दिया जाएगा उन राज्यों को जहां इतना बच्चा पैदा होता है, यानी नारी का कोई अधिकार नहीं है, और उनको पेनलाइज किया जा रहा है जहां नारियों का सम्मान है, उनका उनका कम है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? मैं दूंगा आपको काउंटर करने का मौका, उनकी अपनी बात। हाँ देखिए, इसका समाधान राहुल गांधी में नहीं है, इसका समाधान नरेंद्र मोदी में नहीं है, इसका समाधान संजय गांधी में है कि यही सब स्टेट जहां 2 से ज्यादा बच्चा है एकदम नसबंदी कर दो, एकदम बहुत तख्ता मार पेट कर दो। गार्गा जी, तो उससे क्या होगा? संजय गांधी का एक मिनट, मैं प्लीज मैं बोल सकती हूँ। मुझे पता है अभी अंबर ने बोला नहीं है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? सुनिए गार्गा जी, इशू तो एड्रेस करिए। गार्गा जी मैं पूरे एक मिनट, गार्गा जी
मैं पूरे सम्मान के साथ, मेरा ये है कि आप जो बात कह रहे हैं उससे मेरे सारे पैनलिस्ट जो डिसएग्री हो रहे हैं और मैं भी डिसएग्री हो रहा हूं। सिर्फ इसलिए एक मिनट सर, एक मिनट, मेरी पूरी बात, मेरी सर मेरी पूरी बात सुन लीजिए। गार्गा जी मेरी पूरी बात, गार्गा जी मेरी पूरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गार्गा जी मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में भी जब बलात्कार के मामले में देख रहा था ममता दीदी का एक पुराना, सुनिए मैं आपको मौका दूंगा, सुनिए मैं आपको मौका दूंगा, एक मिनट मैं आपको मौका दूंगा, एक मिनट मेरी एक बात, मुझे एक बात रखने दीजिए, फिर मैं आपको, सर मेरी एक बात रखने दीजिए, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। मेरी एक बात सुन लीजिए, ठीक नहीं है, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, मुझे एक बात रखने दीजिए बीच में। आप बोलना सर, एक मिनट, अगर एक मिनट उसके बाद आप बोलेगा, मैं आपको दूंगा ना मौका। गार्गा दा, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, बोलेगा उसके बाद बोलेगा। आप समस्या क्या है? अरे आप एक बात नहीं, आप एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। हम लोग समय व्यर्थ कर रहे हैं, एक बात सुन लीजिए, फिर आप समय क्यों आप व्यस्त करते? हमको बोलने दीजिए 1-2 मिनट, फिर आप बोलिएगा, सारा दिन बोलेगा। अच्छा चलिए, आप बोलिए, आप ही बोलिए, चलिए अगर आप नहीं सुनना चाहते तो बोलिए, मुझे हाँ बोलिए। तो बात कर लो, आप मुद्दे की तो बात करो, इतना गंभीर मुद्दा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा कोई बोल रहा है। अब मैं क्या करूं, आपकी बात से कोई सहमत नहीं हो रहा है, बात ही नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये बंगाल की बात उठी है, इसलिए आप बात नहीं करना चाहते हैं। अच्छा सुनिए, एक मिनट, मेरा सभी पैनलिस्ट से बोल ही लेते हैं। चारू जी, मेरा सभी पैनलिस्ट से अनुरोध है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट सर, मेरा सभी पैनलिस्ट से अनुरोध है कि गार्गा जी को 2 मिनट अपनी बात रखने दीजिए। गार्गा जी 2 मिनट में अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं आपको काउंटर करूंगा। 2 मिनट से कम ही लेगा। बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा संसद में कहा कि ये जो जनसंख्या विस्फोरण है, यानी जो अनियंत्रित चारू जी उनको बात बोलने के लिए तो वो फिर पैनल में अगर सब लोग अगेंस्ट में है, वो क्या नरेंद्र मोदी जी का इसका अगेंस्ट में है? हम चैलेंज करता है संजय गांधी जी का जो महान विजन है, उसके तहत अब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाइए, सब साफ हो जाएगा एकदम। ये सब खराब जो लोग जहां है उसी राज्यों में, देखिए कौन सा राज्यों में, आप यहाँ इतना पैनलिस्ट है, उनका एक का आदमी का साहस है जो बोलेगा कि कौन सा पार्टी में सबसे बोलने दीजिए उनको काउंटर कीजिएगा। नारी के अगेंस्ट केस है, किसी के पास साहस है ये बोलने का? Which is the party against which largest number of cases against MPs is there against women? Which is the party? Can I give you some data for your own party? हाँ बिल्कुल आप दीजिए। Can I give you some data against your own party? एक मिनट चारू जी मुझे 1 मिनट दीजिए। चारू जी मुझे 1 मिनट दीजिए। चारू जी, गार्गा जी ओके, गार्गा जी आपको मैंने समय दिया। गार्गा जी मैंने आपको समय दिया, अब रुकिए गार्गा जी, रुकिए मैंने आपको समय दिया, प्लीज रुकिए, इनकी आवाज नीचे कीजिए। गार्गा जी मैंने आपको समय दिया, प्लीज अब रुकिए। आपको मैंने बोलने का मौका दिया, आप विषयांतर करके बोल रहे थे, फिर भी मैंने आपको मौका दिया। अब आप सुनिए, ये गार्गा चटर्जी का बयान वही है जो ममता बनर्जी का बयान था। जब बलात्कार हुए तो ममता दीदी कहती है देश में आबादी बढ़ गई है, मल्टीप्लेक्स बढ़ गया, मॉल बढ़ गए, इसलिए बलात्कार होते हैं। यह सोच है इस देश में नेताओं की और नेताओं को फॉलो करने वालों की कि आबादी बढ़ गई है इसलिए मॉल बढ़ गए हैं, मल्टीप्लेक्स बढ़ गए हैं, इसलिए बलात्कार होते हैं। अगर इस सोच के साथ नेता जाएंगे तो बलात्कार इस देश में कैसे रुकेंगे, वो भी महिला मुख्यमंत्री अगर बोलेंगी। अंबर जैदी रिस्पॉन्ड कीजिए, 1 मिनट रुकिएगा, मैं योगिता जी और चारू जी मौका दूंगा। अंबर जैदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरे 38 मिनट बाद मुझे मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी, बहुत ही गंभीर मुद्दा है और यहाँ पर जिस तरह की चर्चा हुई, हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए, महिलाओं को छोड़कर जो पुरुष थे उनकी तरफ से, आपको छोड़कर क्योंकि आपने सवाल पूछे, कोई वो उस तरह के सवाल नहीं आए, उस तरह की बातें नहीं है जिसकी उम्मीद है। खासतौर से जो गर्भ दादा बैठे हुए हैं उनकी तरफ से जो बयान आया वो बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है, मुझे उसको सुनकर मैं ही नहीं बल्कि हमारे देश की जो भी महिलाएं देख रही होंगी उनको बहुत ही अफसोस हो रहा होगा। आपने सवाल किया कि किस में इतनी हिम्मत है कि वो सवाल उठा सके कि कहां पर, किस पार्टी में और कैसे कैसे। अरे आप एनसीआरबी के डेटा पे जाइए ना, सबसे ज्यादा कौन से प्रदेश में महिलाओं के अगेंस्ट हिंसा हो रही है, और 2020 और 21 के आंकड़ों में देखें तो 15.5% की बढ़ोतरी हुई है। आप लोगों ने सवाल किया, आप तो कह रहे थे कि लड़कियों की गलती है, लड़कियों की वजह से आबादी बढ़ रही है, ये कोई रीजन है?
आप लोग नेतृत्व करेंगे, आपकी ममता दीदी इस देश की प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखती है, जो महिलाओं के प्रति अपराध को इस तरह से आप फॉल्स इक्विवेलेंस करते हैं कि अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आबादी बढ़ रही है। आप लोग किस लिए, फिर तो आप चले जाइए। अगर कोई धार्मिक प्रोसीजन निकलता है तो आप कहते हैं कि आप वहां से मत निकालिए, दूसरे मोहल्ले से निकाल लीजिए। अरे आप चुनकर किस लिए आते हैं? अगर आप लोग दूसरों पे टीका फोड़ देते हैं तो फिर आप जंगल राज छोड़ दीजिए, जब तक खुद संभाल लीजिए। और महिलाओं के हाथ में मुझे लगता है एक गन में AK-47 दे देनी चाहिए। जो भी पुरुष इस तरह की नजर महिलाओं के प्रति रखेगा सबको भून डालेंगे। आबादी बढ़ेगी, बेतुकी आपका गुस्सा कहीं और जाके कीजिएगा। अपने बंगाल में जहां पर आप जंगल राज चलाते हैं, महिलाओं के प्रति हिंसा करते हैं, पोस्टपोल वायलेंस के नाम पर, तो आप लोगों के अंदर हिम्मत इसमें आती क्योंकि आप गुंडा राज चलाते हैं। तो ये जबान आप चलाइएगा राजस्थान में जाकर, जहां पर सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। और ये आप लोग इस तरह की राजनीति करते हैं, इसी वजह से ये सारी चीजें घटनाएं हो रही हैं। अगर आप लोगों ने सवाल किए होते, अगर आप लोगों ने कोई रिजल्ट निकाला होता, नीतियों पर सवाल उठाया होता, कानून में बदलाव किए होते, कोई सेंसिटाइजेशन महिलाओं के प्रति किया होता, चाहे नेताओं का चाहे पुलिस वालों का, तो ये घटनाएं नहीं हो रही होती। लेकिन अंबर सॉल्यूशन क्या है? अंबर जैदी सॉल्यूशन क्या, और क्या आपको लगता है जिस तरह के बयान दिए जाते हैं कि भाई अगर हाँ बोलिए। मैं कहना चाहती हूँ इस तरह की, रुकिए गार्गा चट्टोपाध्याय जी, रुकिए। महिला नेता हो चाहे कोई पुरुष नेता हो, उनको राजनीति से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। हमें नहीं चाहिए इस तरह के नेता जो महिलाओं के प्रति इस तरह की सोच रखते हो। उनका पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, चाहे ममता दीदी हो चाहे ये गर्ग दादा हो। आप महिलाओं के प्रति इस तरह की घटिया मानसिकता आप अपने घर की महिलाओं को रखिएगा, इस देश की महिलाओं के लिए हम इस तरह की मानसिकता का बिल्कुल स्वागत नहीं करते। ओके, एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। रुकिए गार्गा चट्टोपाध्याय जी, रुकिएगा। मैंने आपको बिना रुके बोलने का मौका दिया, रुकिए। इस तरह से कम महिलाओं को केस से विषय पर चर्चा हो रही है तो थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। मैं योगिता जी आऊंगा आपके पास इस ब्रेक के बाद, और चारू जी मौका दूंगा, आप कुछ डेटा भी रखना चाहते हैं, मुझे एतराज नहीं है। इस ब्रेक के बाद आऊंगा मैं, बने रहिए मेरे साथ। टाइम चल रहा है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें, ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी
वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक हम चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं को मिला आरक्षण, लेकिन ये जो कब रुकेगा भक्षण, क्योंकि जयपुर में, उज्जैन में और साथ साथ जो है पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के खिलाफ विभत्स बलात्कार के मामले आए हैं, उसको लेकर आज ये सवाल उठाने लाजमी लग रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चारुल पगिया बीजेपी से, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस समर्थक हैं, गार्गा चट्टोपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक और टीएमसी सपोर्टर है, ममता जी के सपोर्टर कह सकते हैं, योगिता भाईना हैं वुमेन एक्टिविस्ट हैं, और अंबर जैदी हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता है। योगिता भाईना, जल्दी से मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो बार बार बात आती है, क्योंकि आपने कहा एक एक्शन प्लान के साथ, निर्भया कांड के बाद एक एक्शन प्लान तो दिखा, भाई कड़े कानून कर दिए गए, कुछ लोग सरकारें एक्टिव हुई, लेकिन उस एक्शन प्लान का नतीजा क्यों नहीं आ रहा? कि एक्शन प्लान में भी कहाँ एक्शन की कमी है? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है और बहुत मुद्दे का सवाल है अशोक जी। सबसे पहले तो ये कि इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ ग्रे एरियाज हैं, उनको आज तक कवर नहीं किया गया। निर्भया को हुए लगभग 11 साल से ऊपर हो गया और निर्भया के आरोपियों को फांसी लगभग 3 साल पहले हुई, मतलब लगभग 9 वर्ष के बाद का एक मैसेज जो क्लियर कट जाना चाहिए था, वो बहुत स्ट्रगल से उनको फांसी हुई। तो एक जो मैसेज जाता है ना सोसाइटी में कि हाँ आपने ये किया तो आपका ये अंजाम होगा, वो बहुत धीरे धीरे गया और उनकी माँ को बहुत पर्सनल स्ट्रगल करना पड़ा हम जैसे एक्टिविस्ट के साथ, तो वो एक क्लियर कट मैसेज नहीं गया। उसके बाद कौन सी फांसी हुई है ये बताइए। तो जब तक अगर सरकारें चाहे इच्छा शक्ति है, जैसे टेरर को किल करते हैं या सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, मैं कोई भी सरकार होती, अगर वो कांग्रेस की, हमने तो कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, हमने तो बिल्कुल इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो हुआ निर्भया का, वो तो कांग्रेस के समय पे हुआ। तो हमें कोई वो नहीं है कि कौन सत्ता में है, क्योंकि सत्ता में जो है हमने उनसे एक्सपेक्टेशन है, हमें उनसे उम्मीद है कि वो महिला सुरक्षा लाएंगे, इसीलिए हमारी फ्रस्ट्रेशन सामने वाली पार्टी पे रहती है हमेशा। तो हम ये चाहते हैं जिस तरह से आप टेररिस्ट को पकड़ते हैं, ओवरनाइट बुलडोजर चला देते हैं, ओवरनाइट उनको फांसी दे देते हैं, आधी रात को अदालतें खुलवा देते हैं, तो बलात्कारियों के लिए जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक क्लियर कट मैसेज नहीं जाएगा। योगिता जी 1 मिनट, मैं आपको इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे रोक रहा हूं, क्योंकि जो आपने बात कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इतने साल तक निर्भया, जिसके लिए पूरा देश आंदोलित हो गया था, उसमें भी किस तरह के उसको फांसी देने में कितना साल लगे, कोई मैसेज तो गया नहीं। और दूसरा एक आंकड़ा मैं देख रहा था, मध्य प्रदेश का आंकड़ा, और ये शायद देश भर का आंकड़ा होगा, मध्य प्रदेश में शायद 70 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बलात्कार के आरोपी थे, जो बेल पर छूटे और बेल पर छूटने के बाद उन्होंने दोबारा बलात्कार किया। यानी आप सोचिए, केस है दिल्ली में, एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं, देश भर में ऐसे कैसे। आप देखिए दुर्भाग्य की बात की बलात्कार के मामलों में उनको बेल मिल जाती है और बेल मिलने के बाद वो दोबारा बलात्कार करते हैं। लेकिन एक चीज सवाल फिर ये सवाल उसके बाद ये भी है, अभी मध्य प्रदेश की उज्जैन की बात हो रही थी, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है, वहां के मंत्री कह रहे हैं कि बिल्कुल बुलडोजर चलेगा जो आरोपी है उसके घर पर। क्या आपको लगता है सोल्यूशन है इस तरह से? अगर हम नहीं
सोल्यूशन ये नहीं है। मैं बस एक उदाहरण दे रही थी कि जिस तरह से बुलडोजर चला दिए जाते, सबसे बड़ी नजीर ये होगी कि कोई भी बलात्कारी, मध्य प्रदेश में बहुत सारी फांसी की अनाउंसमेंट हुई है, सरकार ने कानून भी बदला है और पॉक्सो केसेस में फांसी है, बट एग्जीक्यूशन नहीं है। चारू जी यहाँ पर लॉयर हैं, वो अच्छे से बताएंगे कि अगर आप 1 साल में, आपने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बना दिए पर वो नहीं चल रहे हैं, ऑनेस्टली नहीं चल रही है, आपको एक स्पेशल कोर्ट के तहत ये मुद्दे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में निपटा देने चाहिए। आपके पास इतना बड़ा तंत्र है और हम कहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी में है। आज की डेट में भी एविडेंस कलेक्शन के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको तरीका नहीं पता, उसको एसओपी नहीं पता। आज भी अगर कोई बलात्कार होता है तो ये लोग सोचते हैं हम क्या करें, पुलिस को ट्रेनिंग भी नहीं है और पुलिस वाले मजबूर है। मैं उनकी मजबूरी अलग से आपको बताऊंगी। तो कहीं ना कहीं कमियां हैं जो भरनी है और कोई नहीं कर रहा है। सब आकर यहाँ पर चर्चा करते हैं राजनीति पार्टियों के लोग, बट उनको जो गैप्स हैं, ग्रे एरियाज हैं, उनको कैसे भरें कोई नहीं एड्रेस कर रहा। चारू जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, और योगिता जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, हमारे कानून को और सख्त बनाने की ज़रूरत है। जो अब किया गया है अशोक जी, जो नए क्रिमिनल लॉज इस बार हमारे संसद में पास हुए हैं, इन लॉज के अंदर जितनी भी इस तरीके की भयानक घटनाएं होती हैं उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है, बहुत ज़्यादा, फांसी से लेके उम्र कैद तक। और आने वाले समय में, देखिए समय लगता है सरकार को पुरानी गलतियों को सुधारने में, लेकिन हमारी सरकार उन गलतियों को सुधार रही है। तो मुझे खुशी है कि इन लॉज को संसद में पास किया गया, क्योंकि आगे आने वाले समय में जिन चीजों की शिकायत इस समय योगिता जी कर रही है, मैं उम्मीद रखती हूँ वो हमें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन मैं एक बार पश्चिम बंगाल के इशू पर वापस आना चाहती हूँ अशोक जी, क्योंकि जो पैनलिस्ट थे वो पता नहीं कहाँ की बातें कह रहे हैं, वो यहाँ पर जनसंख्या की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जनसंख्या कहीं कम हो या ज़्यादा हो, पर जनसंख्या का मतलब क्या ये है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है? क्या आप कहना चाहते हैं भीड़ में कोई महिला जाए तो वो सुरक्षित नहीं है और वो ठीक है, और आप उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं? आप कैसे पुरुष हैं? और आप उस पार्टी से, उस प्रदेश से आते हैं जहाँ की मुख्यमंत्री ऐसी बातें करती है। कह रहे हैं महिलाओं का उनके शरीर पर अधिकार नहीं होता अगर ज्यादा बच्चे वहां पैदा करती हैं महिलाएं। तो क्या मतलब ये क्या बातें कर रहे हैं? आज के समय में आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, शर्मनाक बात है। लेकिन मैं इनको कुछ आंकड़े देना चाहती हूँ, और दोनों महिलाएं पैनल पे मेरी बात से सहमत है, मैं इनको कुछ आंकड़े देना चाहती हूँ। देखिए, पश्चिम बंगाल वो प्रदेश है जहां पर एक दादी माँ की उम्र की महिला के साथ दुष्कर्म होता है और उसका 6 साल का पोता खड़ा देखता रह जाता है, और ये दुष्कर्म करने वाले टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। उन टीएमसी के कार्यकर्ताओं को शेल्टर मिलती है टीएमसी के बड़े नेताओं से, ये गलत बात है। महिलाएं जो पश्चिम बंगाल में रहती हैं वो सुप्रीम कोर्ट आके कहती है कि एक एसआईटी बनाई जाए और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि यहाँ की पुलिस पर अब हमको भरोसा नहीं रहा। ये पुलिस राज्य सरकार के साथ चलती है और इन क्रिमिनल्स को शील्ड करने का काम करती है। पॉलिटिकल वायलेंस के नाम पर केवल हत्याएं नहीं होती, केवल लोगों को पेड़ से फांसी पे टांगा नहीं जाता, महिलाओं को अटैक किया जाता है, महिलाओं को अटैक किया जाता है। महिलाओं के शरीर आर नॉट स्पॉइल्स ऑफ वॉर फॉर यू, एंड सिटिंग हियर एंड डिफेंडिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन योर स्टेट लाइक दिस इज शेमफुल। ओके, राहुल लाल रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। राहुल लाल जी। मैं चारू जी के एक बात का मैं कहूंगा कि ये बार बार कह रहे हैं कि स्टाइल फंक्शनिंग में अंतर है। देखिए, पहले तो इन्होंने कहा कि राजनीति होनी नहीं चाहिए, पूरे वार्तालाप में इन्होंने एक तरह से एक पार्टी के ऊपर आरोप लगाया और अपने आप को क्लीन चिट देने का पूरा प्रयास किया। क्लीन चिट? तो राजनीति सुन तो लीजिए, मैंने क्या क्लीन चिट दी? क्या मैंने एटीट्यूड कैसा है? एटीट्यूड मैं एटीट्यूड समझा देना, सुन तो लीजिए। मैंने आपके बीच में तो नहीं बोला ना, आप मुझे सुन तो लीजिए। अच्छा बोलिए, आप मुझे सुन लीजिएगा, फिर खंडन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि एटीट्यूड देखिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का इन मामलों को सुलझाने का तरीका कैसा है, शिवराज सिंह चौहान जी का कैसा है। मुझे ध्यान में है मणिपुर के मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया शांति धारीवाल ने क्या कहा था? राहुल जी, शांति धारीवाल ने क्या कहा? सुनी नहीं रहे। शांति धारीवाल ने क्या कहा था? क्या उसकी नौकरी नहीं चाहते? आप मुझे सुनना ही नहीं चाहते। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, राजेंद्र ने क्या कहा था और उसकी नौकरी क्यों गई? आप मुझे सुन तो लीजिए ना। देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, हमें अशोक जी ने कहा, मैं बिल्कुल विनम्रता के साथ रुका हुआ था। मुझे सुन लीजिए, फिर आप कर दीजिए प्रश्नों का जवाब। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हम लोगों ने देखा मणिपुर के मुख्यमंत्री जी से जब सवाल पूछा गया वायरल वीडियो पे, तो उन्होंने कहा ऐसी 100 से ज्यादा घटनाएं हैं, मैं किस किस पे प्रतिक्रिया दूं। तो उनकी देखिए कैसी टिप्पणी थी वहां के मुख्यमंत्री की। क्या इस प्रकार का कोई बयान आप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दे सकता? मैं उन्हें क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। वहां पे एक भी महिला के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, घटी है। राहुल लाल जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक मिनट राहुल लाल जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। मणिपुर की घटना पर ही
जब राजस्थान में वहां के मंत्री सवाल उठाते हैं, कहते हैं मणिपुर छोड़ो, पहले अपने राजस्थान में देख लो क्या हाल हो रहा है, तो उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाता है। वही गुड़ा फिर जी आप का कौन सी प्रश्न बात कर रहे पूछा हैं? फिर आप कौन सी बात कर रहे हैं? सुनिए सुनिए, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, आप कहावत है। मैं आपको एक बयान सुनवा देता हूं। देखिए, नेताओं के चेहरे जो है ना, और उनके भाव भंगिया, उनके आवाज का जो ओज है, वो कैसे सवालों पर बदल जाता है अपनी अपनी सरकार। मैं सिर्फ एक छोटी सी आपको बाइट सुनवा देता हूं, आप सिर्फ सुनिए जरा, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि नेताओं के रंग कैसे बदल जाते हैं। जरा देखिए, जरा चलाइए, सुप्रिया श्रीनेश जी को चलाइए। मध्य प्रदेश के डिबेट वाले प्रश्न पे, राजस्थान के बलात्कार। तो सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा वहां के गृह मंत्री चुप क्यों हैं? इतने दिन बाद भी 5 दिन बीत गए, आज भी उस बच्ची की टोह लेने भाजपा का एक नेता नहीं गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि यूपी की जनरल सेक्रेटरी थी पहले, उन पर कहा है कि जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करती हैं, क्या वो राजस्थान जाएंगी? बलात्कार जैसे मुद्दे पर तू मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन कौन कहाँ जाएगा इससे ज्यादा बढ़कर शायद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि न्याय हो रहा है कि नहीं, अपराधियों को सजा मिल रही है कि नहीं, चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले रहे हैं कि नहीं। एक ही बलात्कार राज्य पे किस तरह से इधर रिएक्ट करते हैं, किस तरह से उधर। और ये एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कुछ समय उनकी आवाज में ओज था, वो कह रही थी मंत्री घर क्यों नहीं गए, और दूसरे सवाल पे उन्होंने कहा किसी के घर जाने नहीं जाने पे नहीं, एक्शन पे सवाल उठता है। ये दिखाता है नेताओं का दोमुहा चेहरा। एक मिनट राहुल लाल, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद गार्गा और अंबर जैदी आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का 3रा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको।
इन्वेस्ट कर। दो टूक आप देख रहे हैं। जल्दी से गार्गा चटर्जी सॉल्यूशन बताइए। आपने एक सॉल्यूशन बताया, उससे लोग सहमत नहीं थे। जल्दी से गार्गा चटर्जी, समय मेरे पास कम है, एक मिनट जी। है कि नहीं है, पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि देश के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, ठीक है। अगर ये होता रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। सेकेंड बात है, देखिए एक हमारा बांग्ला में कहावत है कि मछली अगर सड़ता है तो वो अपना माथा से, सर से पहले सड़ना शुरू होता है। यानी जो इम्पोर्टेंट आदमी है, जो ताकतवर आदमी है, जो पावर में जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन इसमें है, अगर उनका बेमिसाल आप एग्जाम्पल नहीं होगे, वो अगर ज्यादा हो जाएगा ऐसा टाइप का, तो उसके जैसे वो होता है। अब एक जिनिस हम एक चीज पूछना चाहता है, पूछना चाहता है, नारी के अगेंस्ट क्राइम के आरोपी लोकसभा में किस पार्टी में सांसद सबसे ज्यादा है? ओके, आंसर दे दीजिए। कोई नहीं देगा, आपको नहीं देगा, आपका नौकरी चला जाएगा। ना मैं मुझे आप आंसर दे देगा, आपका नौकरी चला जाएगा। नहीं सर, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, गार्गा जी सुनिए, मेरी नौकरी की चिंता आप मत कीजिए। गार्गा जी सुनिए, मेरी नौकरी की चिंता, गार्गा जी मेरी नौकरी की चिंता मत कीजिए। अब आप मेरी नौकरी की चिंता मत कीजिए, सुनिए। नहीं गार्गा जी सुनिए, मैंने ठोक के ब्रजभूषण शरण सिंह पे सवाल पूछा, मैं पूछता हूं सवाल, आप मेरी नौकरी की चिंता मत कीजिए। मेरे पास इतनी आजादी है, आप अपनी नौकरी की चिंता कीजिए, क्योंकि आपने पूरी डिबेट में ममता दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आप अपनी नौकरी की चिंता कीजिए, आप मेरी नौकरी की चिंता छोड़ दीजिए। मैं सवाल उठाता हूं, लेकिन आप इस डिबेट को खराब करने के मकसद से आए, क्योंकि ममता दीदी को बचाना था। आप अपनी नौकरी की चिंता कीजिए। अंबर जादी रिस्पॉन्ड कीजिए सर, आप अपनी नौकरी की चिंता कीजिए, अपनी नौकरी की चिंता कीजिए। अंबर जादी, इनकी आवाज नीचे कीजिए, इनको अपनी नौकरी बचाने दीजिए। अंबर जादी जो बात कही वो अपने खुद बयान को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट पहले ही कर चुके थे, फिर उन्होंने इस तरह का बयान दिया और फिर खुद वापस उन्होंने ये सब कर दिया। तो देखिए, जहां खुद ही अपनी कही हुई कथनी को खुद ही उससे पलट जाते, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? सवाल ये होना चाहिए, राजनीति आप बहुत सारे मुद्दों पे करते हैं, लेकिन महिलाओं के मुद्दे पर आप सबको एक साथ एक राह पर खड़े नजर आना चाहिए। बेटियां सबकी हैं, सबके घरों में, और हमारे देश में तो मान्यता बेटियां सबकी साझी हैं। फिर बेटियों के नाम पर क्यों सियासत होती है? आप सब एक साथ होकर समाधान के ऊपर बात कीजिए। आप घर घर जाना कि नेता ने विजिट क्यों नहीं किया, सीएम क्यों नहीं गए, इसके बजाय अगर आप कानूनों में बदलाव करें, पुलिस का सेंसिटाइजेशन करें, और इस तरह की मानसिकता के जो नेता है उनका भी सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पुलिस ही उनका ज्यादा होना चाहिए सेंसिटाइजेशन नेताओं का। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। 30 सेकंड योगिता जी, 30 सेकंड 4 रुपए गए, जल्दी से योगिता जी। देखिए, अगर पूरे हिंदुस्तान के राज्यों में अगर 10% एफर्ट लगेंगे बलात्कार को रोकने के लिए, तो वेस्ट बंगाल में मुझे लगता है 100% की जरूरत है, क्योंकि वो तो रेप को एक अपनी पॉलिटिक्स मानते हैं और रेप करवाते हैं। रादर आई एम स्पीकिंग इट बिकॉज जो इनकी प्रवक्ता है, तो उन्होंने तो मौकरी कर दी, मतलब उन्होंने तो मजाक बना दिया इस मुद्दे का। तो मुझे लगता है अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो एफर्ट्स को 100 गुना ज्यादा करना पड़ेगा, तभी बलात्कार रुकेंगे, और बाकी राज्यों में भी मेहनत करेंगे। ओके, 4 रुपए गया, 30 सेकंड। और हमारी लड़कियों को राज्यों में नहीं बांट सकते। लड़कियां केवल किस्सा कहानी नहीं है, वो डिबेट्स पे करने वाले चर्चे नहीं है, उसके ऊपर है। समाज को सुधरना पड़ेगा। उसके साथ हमें लीगल रिफॉर्म्स चाहिए, हमें पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए, और जो सेंसिटाइजेशन की बात हो रही है वो मुझे लगता है स्कूल से शुरू होनी चाहिए। स्कूल में जब हम सेक्स एजुकेशन देते हैं ना, वो लड़के और लड़कियों को अलग अलग कमरे में ले जाके ना दें, एक साथ दें, तो आगे आने वाले समय में बच्चों को समझदारी भी ज्यादा रहेगी। चलिए, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है। जाहिर सी बात है, ये संवेदनशील विषय है, और इस पर जो है सभी राज्य सरकारों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना पड़ेगा। जिस तरह की एकजुटता संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में दिखाई दी, उसी तरह से अगर बलात्कार के मामलों में, महिला अपराध के मामलों में अगर पॉलिटिकल पार्टियां एकता दिखाएंगी तो शायद चीजें बदल सकती हैं। पर समाज को भी थोड़ा सोचना होगा किस दिशा में जा रहा है। उज्जैन में जो हुआ, उसने समाज के भी विभत्स और कुरूप चेहरे को देश के सामने ला दिया। आज के लिए इतना ही। सभी लोगों का शुक्रिया। नमस्कार।